वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, जो आज हम लोग ये सीरीज़ कवर कर रहे थे, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम है जो उसके जो हम लोग करंट अफेयर के सीरीज़ कवर कर रहे थे, ठीक है। ये घटनाचक्र की बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए, इसमें सारे बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे से एक साल का पूरा करंट अफेयर दिया गया है। आप लोगों के जो 10 क्वेश्चन आने हैं इससे बाहर नहीं जा सकते किसी भी हालत में। ये आप लोग पूरा लिख के ले लीजिए, चाहे मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक दो लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हम लोग यहाँ पे तीसरा लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आज देखिए प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि आप लोगों ने अगर नहीं देखें तो उसमें हम लोगों ने इंडेक्स सूचकांक वगैरह बता रखा है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आज से तीसरा लेक्चर देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, देख लीजिए, प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अपने ये भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो रामनाथ कोविंद है, ठीक है। यह यहाँ पर देखिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे, बाकी डेटा नहीं देखेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन से हैं, तो न्यायमूर्ति एन वी रमन है, ठीक है। लोकपाल कौन है, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो के वेणुगोपाल जी हैं, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख कौन है, जनरल बिपिन रावत हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू, ये उपराष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। ये राजस्थान के कोटा संसदीय सीट से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त देखिए 3 होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अन्य में कौन कौन है, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट है कैग कौन है इस समय, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, इसको शॉर्टकट में कैग बोलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड, यहीं पर देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कठेरिया हैं। राष्ट्रीय जल आयोग के अध्यक्ष S.K. हलदार हैं, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल साहनी है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी। देखिए 15वें के इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में यही वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति V.S. चौहान। ये विधि आयोग है और ये वित्त आयोग है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार है, ठीक है, जिसको UPSC बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष संजय कोठारी। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, S. वर्धन कुमार सिन्हा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, वायुसेना अध्यक्ष के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, ठीक है। प्रमुख मंत्रालयों के सचिव और सलाहकार देख लीजिए, तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट सचिव देख लीजिए कौन है, राजीव गौबा जी हैं। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। और गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला जी, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है। बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसरो के अध्यक्ष देख लीजिए कौन है, डॉक्टर के सिवान जी, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष देख लीजिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं है। यहाँ पर देखिए PM होता है, कोई भी हो पदेन अध्यक्ष यहाँ का PM ही होता है नीति आयोग का। तो वर्तमान में PM कौन है, नरेंद्र मोदी, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमिताभ कांत है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने अभी ऊपर ये सारा देख ही लिया है, इसके यहाँ से देखते हैं।
ठीक है। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है। रॉ के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। आईबी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। बीएसएफ के अध्यक्ष राकेश अस्थाना। एसएसबी के अध्यक्ष कुमार राजेश चंद्र। आईटीबीपी के अध्यक्ष एसएस देसवाल। ठीक है। एनएसजी के अध्यक्ष एमए गणपति। आरपीएफ के अध्यक्ष अरुण कुमार। एनडीआरएफ के अध्यक्ष एसएन प्रधान। एनसीसी के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। ठीक है। एनआईए के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है। यहाँ पे बोर्ड देख लीजिए, प्रमुख बोर्ड उनके अध्यक्ष राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर। राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जीबी मोहापात्रा। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। ठीक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष एम अजीत कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बलराम भार्गव। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार। ठीक है। एनएचएआई के अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंधु। इरडा के अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष चंद्र खुंतिया। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। भारत के पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। जो अब जनगणना हो रही है, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। अभी 2021 में होनी है। ठीक है। यहाँ से देख लीजिए भेल के अध्यक्ष, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगता ये। भारतीय महाकंपनियों के महारत्न कंपनियों के प्रमुख देख लीजिए, ये सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये देख लीजिए यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष हैं इसकी, सोमा मंडल जी। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है। यहाँ पर सूचकांक के बारे में देखेंगे, ये भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। कौन है? तो एमआर कुमार है। अब देखिए यहाँ पर सूचकांक, इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक में देखिए यहाँ पर आप लोगों को शीर्ष देश देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भारत का क्या स्थान रहा है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये सूचकांक के नाम है। तो देख लीजिए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड ने टॉप किया है। भारत का स्थान क्या है? 135वां। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया ने टॉप किया। भारत का स्थान कौन सा है? 14वां। ठीक है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। भारत का स्थान 43वां। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में फिनलैंड ने टॉप किया है। भारत का स्थान 120वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में स्वीडन ने टॉप किया है। भारत का स्थान 27वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे ने टॉप किया। भारत का स्थान 142वां। ठीक है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में फिनलैंड ने टॉप किया। भारत का स्थान 139। वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक में आइसलैंड ने टॉप किया। भारत का स्थान 140वां। बिजनेस टू कस्टम ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। भारत का स्थान 71वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में अमेरिका ने टॉप किया। भारत का स्थान कौन सा है? तो 40वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर ने टॉप किया। भारत का स्थान 121वां। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे ने टॉप किया। भारत का स्थान 53वां। ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मोजाम्बिक ने टॉप किया। भारत का स्थान 7वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। भारत का स्थान 46वां। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन ने टॉप किया। भारत का स्थान 10वां। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में न्यूजीलैंड ने टॉप किया। भारत का स्थान 111वां। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 94वां। ठीक है। 94th। बेलारूस ने टॉप किया है। आईएमडी विश्व प्रतिभा सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पर आया। भारत का स्थान 62वां। मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर ने टॉप किया है। भारत का स्थान 116वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। भारत का स्थान 48वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन ने टॉप किया। भारत का स्थान कौन सा? 3rd। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में डेनमार्क ने टॉप किया। भारत का स्थान 168। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके ने टॉप किया है। भारत का स्थान क्या? 34वां। पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में डेनमार्क ने मतलब टॉप किया है। भारत का स्थान 76वां। ठीक है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2020 में न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। भारत का स्थान 63वां है। लैंगाटम समृद्धि सूचकांक 2020 में डेनमार्क ने टॉप किया। भारत का स्थान 101वां।
ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे ने टॉप किया, भारत का स्थान 131वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में अफगानिस्तान मतलब टॉप पे रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं यहीं पे होती हैं, और भारत का स्थान 8वां। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में 2020 में भारत का अमेरिका ने टॉप किया है एशिया पावर में। ठीक है। भारत कौन से स्थान पे? 4वें स्थान पे। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, भारत का स्थान 72वां। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जितने भी अधिनियम वगैरह हैं, यहाँ से विधिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जितने भी विधायी कार्य हुए हैं भारत में उनसे संबंधित। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहले देखिए, जो बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, इसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74% कर दिया गया है। ठीक है। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर इस अवधि तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है, तो 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ का जो है समापन किया जा सकता है, जब 2 डॉक्टरों की सलाह के पश्चात ही ऐसा किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 लागू कब होगा? 25 मार्च 2021 से ये लागू हो चुका है। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 राज्य विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित किया गया कब? तो 24 और 25 फरवरी 2021 को। ठीक है। ये डेट है कोई इम्पोर्टेंट, ये वाली देखिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिल बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो कब ये पारित किया गया? तो 24 से 25 फरवरी 2021 को। इस विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले को धर्म परिवर्तन से पूर्व सूचना देनी होगी, तो जिलाधिकारी को देनी होगी। ठीक है। जिलाधिकारी को सूचना दी जाएगी प्रस्तावित धर्म की घोषणा के संदर्भ में दी जाएगी। ठीक है। जिलाधिकारी सूचना धर्म परिवर्तन करने और कराने के द्वारा कितने दिनों पूर्व सूचना दी जाएगी? तो 60 दिन पूर्व और 30 दिन पूर्व। ठीक है। सूचना धर्म परिवर्तन कराने और कराने वाले द्वारा, ठीक है, दोनों के द्वारा की दी जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस विधेयक के अधीन उक्त प्रक्रिया को उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माना। ठीक है। इस विधेयक के अधीन जो है उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन कराने वाले को दंड का प्रावधान है 1 से 5 वर्ष तक और कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है। विधेयक के अनुसार अवयस्क स्त्री या SC/ST व्यक्ति का धर्म परिवर्तन अगर कराया जाता है तो उसमें आप लोगों को, यानी कि जो भी दोषी होगा उसको 3 से 10 वर्ष तक कारावास और 25,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इस विधेयक के अधीन सभी अपराध होंगे संज्ञेय और अजमानती। विधेयक के प्रावधानों के पुनः उल्लंघन पर दंड हो जाएगा 2 गुना। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तो कब दी? 11 मार्च 2021 को। अधिनियम द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की अनुसूची से निषेध किया गया 8वीं अनुसूची को। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग जो है अध्यादेश 2021 लागू किया गया कब? 13 अप्रैल 2021 को। अध्यादेश द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, समाधान एवं बेहतर समन्वय हेतु। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इस प्रदेश के होंगे। कहाँ के होंगे? पंजाब के होंगे, दिल्ली के होंगे, हरियाणा के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे और राजस्थान से संबंधित होंगे। आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो MM कुट्टी को बनाया गया। ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा। कराधान एवं अन्य विधियाँ विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रभावी माना जाएगा 31 मार्च 2020 से। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस कोष में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपनी योग्य आय के 100% के बराबर छूट की सुविधा मिलेगी PM केयर्स फंड में। ठीक है। बैंकिंग विनियमन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई कब? 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम लागू हुआ कब? तो 26 जून 2020 से। ये संशोधन अधिनियम में धारा 4 लागू हुई कब? 29 जून 2020 से। अधिनियम प्रतिस्थापित करता है बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को। ठीक है। पहले अध्यादेश जारी किया गया था, उसके पश्चात कानून बनाया गया। संविधान के अंतर्गत बैंकिंग विषय है तो किसका? संघ सूची का विषय है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियों का
निगमीकरण, विनियमन और समापन विषय है राज्य सूची का। सहकारी सम्मतियां से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो सारे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रस्तावित किया गया, जो लागू हुआ था 22 अप्रैल 2020 से। यह संशोधन अधिनियम महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रदान करता है सुरक्षा का। ठीक है, अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्तियों पर हमले को बनाया गया है संज्ञेय और गैर अजमानती अपराध। ठीक है, यह अधिनियम स्वास्थ्य कर्मियों या उनकी संपत्ति, देखिए अब जो कोरोना टाइम चल रहा था उसमें काफ़ी ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी कि जो स्वास्थ्यकर्मी जब कहीं पे जा रहे थे कोरोना से संबंधित व्यक्ति को पकड़ने के लिए, ऐसा भी किसी केस से निपटने के लिए, तो उन पे जो है स्थानीय लोग जो है बुरा बर्ताव करते थे उनके साथ। कई जगह तो पत्थरबाजी भी हुई थी, इसलिए यह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट, यह अधिनियम स्वास्थ्य कर्मियों या उनकी संपत्ति को सामान्य रूप से क्षति पहुंचाने या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण का दंड की व्यवस्था करता है, तो 3 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना इसमें लग सकता है, 50,000 से 2 लाख तक का। इस अधिनियम के अधीन स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षति कायद करने हेतु हिंसक कार्य दंडनीय है। तो कितने वर्ष तक का दंड हो सकता है? 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक का दंड हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विज्ञान के साथ पढ़ाया जाएगा व्यवहारिक विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान तथा अन्य संबंधित विषय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, तो कब? 28 सितंबर 2020 को। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 4 के तहत के अधीन इस राज्य में स्थापित राज्य शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। गुजरात राज्य की रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की अधिकारिता होगी संपूर्ण भारत पर। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? गुजरात राज्य के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को इसका दर्जा दिया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देख लीजिए। नेक्स्ट है कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी 28 सितंबर 2020 को। कंपनी संशोधन विधेयक संशोधित किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 को। ठीक है, इसके तहत जो है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 28 सितंबर 2020 को। संहिता इसके बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी 28 सितंबर 2020 को। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े और अन्य कानूनों को प्रस्तावित करती है। ईपीएफ अधिनियम 1952 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सहित 9 कानूनों को। ठीक है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। देखिए, सारी स्वीकृति 28 सितंबर को ही दी गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर सारी स्वीकृति 28 सितंबर को ही राष्ट्रपति के द्वारा दी गई है। देख लीजिए, सारी 28 सितंबर को है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, सब में 28 सितंबर ही आप लोग लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यह संशोधन अधिनियम संशोधित करता है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 को। ठीक है, यह संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 की धारा 3 में शामिल किया गया है लोक सेवक को। ठीक है, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने 26 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी। यहाँ पे देखिए 26 सितंबर है। ठीक है, किसमें? जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में। ठीक है, इसके तहत जो है अब जो है जम्मू कश्मीर जो है संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है। इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा इस निहित अधिसूचित तिथि से यह भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। अब कौन कौन सी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी? तो कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी 5 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आवश्यक वस्तुएं विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई 26 सितंबर 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 लागू हुआ 5 जून 2020 से लागू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यह संशोधन अधिनियम संशोधित करता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं के समझौता विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने सहमति दी 24 सितंबर 2020 को। ये किसान बिल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट आप लोग याद रखिए। 24 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा जो है स्वीकृति दी गई थी। उक्त अधिनियम प्रस्तावित करता है किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा,
ठीक है। मूल आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अध्यादेश 2020 को, ठीक है। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल आश्वासन एवं कृषि सेवाओं का समझौता 5 जून 2020 से लागू है, ठीक है। इसमें किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई है, किसानों को संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु, ठीक है। बिक्री एवं खरीद से सुरक्षा। अधिनियम का प्रावधान प्रभावी होगा तो सभी राज्यों तथा एपीएमसी कानूनों पर, ठीक है। एपीएमसी फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। यह अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है। यह उद्देश्य प्रयोजकों को किसान की सुविधा प्रदान करना है कृषि उत्पाद बेचने में, ठीक है। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी। कब दी? तो 24 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रस्तावित करता है कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 को, ठीक है। कृषि उपज एवं व्यापार विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 कब से लागू है? 5 जून 2020 से ये लागू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, विभिन्न राज्य कृषि उपज व्यापार समिति कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों के उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है कृषि उपज व्यापार एवं विपणन अधिनियम 2020, ठीक है। यह अधिनियम प्रभावी होगा राज्य एपीएमसी अधिनियमों पर, ठीक है। यह अधिनियम निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र के किसानों की उपज हेतु अनुमति देता है तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को यह अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने सहमति दी तो 23 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम द्वारा मंत्रियों के व्यापक विषयक भत्ते में 30% की कटौती की गई है जो प्रभावी मानी जाएगी 1 अप्रैल 2020 से। ये देखिए कोरोना के संबंध में जो है 30% उनके भत्ते और वेतन काटे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, यह कटौती प्रभावी होगी 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? तो ये 21 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम द्वारा 3 आयुर्वेदिक संस्थानों का विलय का प्रस्ताव किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेद जामनगर तथा श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेदिक महाविद्यालय जामनगर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर, ठीक है। तीनों को मिलाकर एक बनाया जाएगा। यह अधिनियम इस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करता है तो इन तीनों को मिलाकर आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जाएगा, ठीक है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 20 सितंबर 2020 को, ठीक है। भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, ठीक है। भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, ठीक है। वायुयान संशोधन अधिनियम 2020 राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार गठित करेगी एक नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय। अब यहाँ देख लीजिए विधि से संबंधित यहाँ पर अन्य मामले हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।